हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अभी से पहले हम लोग एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था आर्टिकल। वो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसका मैं 12 पार्ट में वीडियो को पढ़ाया हूँ। पूरे टॉपिक को मैं 12 पार्ट्स में पढ़ाया हूँ। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे दोस्तों। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक 1 से लेकर 12 तक कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे ताकि आपको आर्टिकल चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैं दावा करता हूँ दोस्तों आपसे कि यदि आप ये पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए आपका आर्टिकल चैप्टर को फिर से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप इन 12 पार्ट्स को अच्छे से पूरा कंप्लीट फुल वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार देख लेंगे तो आपको फिर से दोबारा देखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को, ठीक है ना। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं दोस्तों आपके सामने। वह टॉपिक है हमारा ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका यूज बिना जाने, जिसके बारे में बिना जाने ग्रामर को समझना, ग्रामर को लिखना, पढ़ना या कोई भी टॉपिक पे लिखना हो या पढ़ना हो, समझना हो, बोलना हो तो वह संभव नहीं है बिना इस टॉपिक के जानकारी का, ठीक है ना। वह टॉपिक हमारा आज का क्या है? वह आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। इसी को आप पढ़ते होंगे, सुने होंगे नाम, टाइम एंड टेंस, ठीक है दोस्तों। तो इसी का आप नाम टाइम एंड टेंस के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं टाइम एंड टेंस के नाम से मिलता होगा, कहीं आप सिर्फ टेंस के नाम से पढ़े होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और ये पूरे ग्रामर का क्या है, ये पूरा ग्रामर का जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना टेंस पढ़े ग्रामर को आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छी तरह से ग्रामर जानता हूँ, ये संभव नहीं है। क्योंकि बिना टेंस ग्रामर समझना, ग्रामर की बात करना ही बेवकूफ़ी होगा, ठीक है ना। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं, टाइम एंड टेंस। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, बीच में कहीं भी स्किप न करें ताकि आपको एक भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत न हो। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो पता चलेगा कि आप समझने में बहुत समस्या आपके सामने आएंगे। आप फिर वीडियो को जब तक कंप्लीट देखेंगे नहीं, टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और ये फिर जब आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको ये नीरस लगने लगेगा, सैड, बोरिंग टॉपिक लगेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखेंगे बिना स्किप किए हुए, ठीक है। आइए दोस्तों, टाइम एंड टेंस की बात करते हैं। उससे पहले टाइम एंड टेंस की बात करते हैं उससे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं सेंटेंस का, ठीक है ना। क्योंकि बिना सेंटेंस को जाने टेंस नहीं बना सकते हम लोग। टेंस को जानना है तो उसके पहले कुछ सेंटेंस की बात करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए ताकि आप टेंस को अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। इसलिए मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लगातार वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है ना। आइए, हमारा टॉपिक है आज, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सेंटेंस। सेंटेंस से पहले थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, क्या है ना कि ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है दोस्तों, उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा आपको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव
ग्रामर और एक पढ़ाऊंगा फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, ग्रामर कितने रूप में हम लोग पढ़ेंगे, कितने ग्रुप में? तो 2 ग्रुप में हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे। वह है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर नंबर 1 एंड नंबर 2 है हमारा फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आप पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक को? तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आप पढ़ेंगे टेंस, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेज, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को मैं शॉर्ट में QT लिख रहा हूं ना दोस्तों, क्वेश्चन टैग। तो देखेंगे टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेज, मॉडल ऑक्सिलरीज, क्वेश्चन टैग, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे कौन सा ग्रामर में? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में, जो कि और इसके साथ 2 और पार्ट्स हैं। वह 2 पार्ट्स और हैं, कौन सा? वॉइस। मैं इधर थोड़ा सा लिखता हूं दोस्तों, एक सेकेंड। ग्रामर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कौन सा? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, दूसरा है फंक्शनल ग्रामर। ठीक है ना? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आता है दोस्तों, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस, टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ेंगे, कंडीशनल पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, ये तो पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। इसी में 2 और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉइस एंड नरेशन। ठीक है, वॉइस और नरेशन। तो देखेंगे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? टेंस पढ़ेंगे, एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे और नरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यदि आप इनमें से ये 2 टॉपिक, कौन सा? ये 2, टेंस मतलब टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड क्वेश्चन टैग आप पढ़ते हैं, तो इन 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक, 4 टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं, तो किसी भी एग्जाम के लिए आप इसमें से 10 से 12, 10 to 12 मार्क्स बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में 10 से 12 नंबर के लिए इन टॉपिक से, टेंस से, कंडीशनल सेंटेंस से, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड क्वेश्चन टैग से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी तरह के एग्जाम में, खासकर जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें। ठीक है ना? इसके बाद देखेंगे आया वॉइस। तो वॉइस और नरेशन 2 ऐसे टॉपिक है दोस्तों जिसमें से कि आप पढ़ेंगे तो वॉइस में आपको मिलेगा 22 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। ये 22 मार्क्स का प्लस 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 26 मार्क्स इसमें से आएंगे। इसमें मिलेंगे आपको 27 प्लस 2 मार्क्स, कुल मिलाकर हो जाएंगे आपको 29 मार्क्स। ठीक है ना? तो ये 29 प्लस 26 प्लस 10 to 12, इस तरह से कुल मिलाकर लगभग आपका 65 to 70 के आसपास, 65 to 70 मार्क्स आप डिस्क्रिप्टिव ग्रामर से पाते हैं।
ठीक है ना। आपका एग्जाम में 65 टू 70 मार्क्स का क्वेश्चन ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर से आता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गई डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इधर फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शायद इधर कट रहा होगा, इधर मैं लिख रहा हूँ नीचे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका फंक्शनल ग्रामर में आता है, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये बाद में पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये तो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। देख रहे हैं आप ना, टेंस कितने 10 to 12 मार्क्स को लाने में हेल्प करता है। प्लस में ये वॉइस की बात करें तो वॉइस भी जब तक आप टेंस को समझेंगे नहीं तब तक, जब तक आप वॉइस नहीं समझेंगे तब तक जब तक टेंस नहीं समझ पाएंगे तब तक आप वॉइस को भी नहीं समझ पाएंगे। जब तक टेंस नहीं समझेंगे तब तक आप नरेशन को भी नहीं समझ पाएंगे। और आगे क्वेश्चन टैग है, ये भी आपको समझने में प्रॉब्लम करेगा। कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें भी आप दिक्कत फील करेंगे, डिफिकल्टीज फील करेंगे। कब? जब आपका टेंस पे पकड़ नहीं होगी तब। इसलिए इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरे डिस्क्रिप्टिव यानी कि 65 टू 70 मार्क्स लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा टेंस है, क्योंकि इसी के आधारित पे आप पढ़े होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस भी एक्टिव और पैसिव ये टेंस का ही बनता है। नरेशन में भी टेंस की ही आवश्यकता पड़ती है, बिना टेंस का हम नरेशन नहीं बना सकते। तो इस तरह से समझिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये टेंस है, ठीक है ना। तो आज मैं इसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे कंप्लीट रूप से। इधर से आप वीडियो स्किप न करेंगे, आप इसका जल्दी से देखिए। आप देखना चाहें थोड़ा सा देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, कैसे आते हैं, कितने मार्क्स का, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस। आज हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है? टेंस। इसी को हम लोग टाइम एंड टेंस के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी टॉपिक को टाइम एंड टेंस के भी नाम से जानते हैं। और टाइम एंड टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर यूँ कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। पूरे ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो ये हमारी बात है दोस्तों सेंटेंस। चूंकि आप जब तक टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में भी सेंटेंस का ही खेल होता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी सी सेंटेंस को देख लेते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को आप जानते हैं दोस्तों कि इसे दो तरह से बांटा जाता है। सेंटेंस को कितने तरह से बांटा जाता है? सेंटेंस को हमेशा दो तरह से बांटा जाता है। एक हुआ सेंटेंस को दो तरह से बांटेंगे, एक हुआ कंप्लीट मीनिंग और दूसरा हुआ फंक्शनल। दूसरा हुआ कौन सा? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस को हम लोग दो ग्रुप में बांटेंगे, एक हुआ कंप्लीट मीनिंग, दूसरा हुआ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो कंप्लीट मीनिंग कहने का मतलब आप जानते हैं, जैसे मैं लिखूं राम एन एप्पल, तो ये क्या है दोस्तों? इससे क्या आपको पता चल रहा है? राम एन एप्पल, कोई सेंस समझ में आ रही है? या फिर यूं कहें राम अ लेटर राइट। तो ये क्या है ना कि इससे हमें कोई कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। ये एक सेंटेंस है भी नहीं, लेकिन आई एम, मैं हूं, एक सेंटेंस है। क्या इसका कोई कंप्लीट समझ में आ रहा है? मैं हूं, क्या हूं?
कुछ समझ नहीं आ रही है, पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो ये हम लोग सेंटेंस में ही पढ़ते हैं कंप्लीट मीनिंग के बारे में, पूर्ण अर्थ, पूरा अर्थ जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा अर्थ कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। और दूसरा पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे देखिए एक पूरे अच्छे से पूरा एक वर्ड दिया हुआ है जो एक सेंटेंस को बनने में ज़रूरत पड़ते हैं, एक सेंटेंस बनाने में लिखने में जो वर्ड की आवश्यकता पड़ती है मुझे यहाँ दिया हुआ है, बट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं किया हुआ है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। इसको देखेंगे, यदि मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, राम राइट्स अ लेटर, तो ये अब इसका कंप्लीट मीनिंग हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, पूर्ण अर्थ दे पा रहा है, इसलिए एक सेंटेंस होगा। क्लियर है। तो इसी तरह से हम दो ग्रुप में बांटे सेंटेंस को, कंप्लीट मीनिंग और दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। यहां तक की बात समझ में आ रही है, देखेंगे आगे। जब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है इसकी जब हम बात करते हैं तो इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही क्या किस नाम से जानेंगे हम लोग, एक नाम दे सकते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर इसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये स्ट्रक्चर कितने स्ट्रक्चर, मेन रूप से इसमें तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है। वह कौन है तीन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए ही हमें किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट जो है या एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो वर्ब को कितने ग्रुप में बांटते हैं हम लोग, जब भी वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब दो तरह से होता है, दो ग्रुप में बटे होते हैं, ठीक है ना। वर्ब की बात करें तो वर्ब को दो ग्रुप में हम लोग बांटते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और भी वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होता है, यही मेन वर्ब है हमारा, जो क्या करता है काम, यह मेन वर्ब ही है जो कि हमें शो करता है एक्शन। मेन वर्ब ही हमें एक्शन को शो करता है, क्रिया यानी कि काम, जिसको हम लोग कह सकते हैं काम। एक्शन मीन्स काम या क्रिया, ठीक है ना। ये मेन वर्ब ही है जो एक्शन शो करता है, जिसके आधार पे हम आगे टेंस को पढ़ेंगे। मेन वर्ब के ही खेल होता है उसमें आगे, ठीक है। यहां तक की बात तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों। हमने क्या किया अभी तक, सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस का हिंदी वाक्य। सेंटेंस को दो ग्रुप में हमने बांटा, एक हो गया कंप्लीट मीनिंग, एक ग्रुप हमारा है इसका कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा ग्रुप है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कंप्लीट मीनिंग उसका मतलब कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट अर्थ आता हो, पूरा अर्थ आता हो, उसे कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंस कहेंगे, कंप्लीट मीनिंग कहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम राइट्स अ लेटर, तो यह एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि राम एक पत्र लिखता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कंप्लीट मीनिंग देने के लिए आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करने ही पड़ेंगे, यदि आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं हो। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, क्या कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, तो ये आप कहेंगे ये सर तो क्या नॉनसेंस बात हो गई, बदतमीजी वाली बात हो गई, है ना। क्या हो गई बात कि बच्चे को उबाल कर, मतलब आप ध्यान से समझेंगे तो उसमें पता क्या चल रहा है, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, यानी बच्चे को उबालने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में क्या है, सही नहीं है, ये शब्दों का अरेंजमेंट सही नहीं हुआ। तो उसी अरेंजमेंट को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जिस स्ट्रक्चर में उसका स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब हम सब्जेक्ट की बात करें
तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब की बात करें तो वर्ब को दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, आगे भी होते हैं हैज, हैव, हैड, डू, डज, ऐसा। अब मेन वर्ब यह जो होता है सो मुख्य क्रिया होती है, जो कि क्या करता है, यह एक्शन करता है, फंक्शन करता है, कोई भी काम को करता है। यहां तक हम लोग अभी बात किए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके आगे देखते हैं। आप इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, सेंटेंस को ग्रुप में बांटने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस, ये तो दो ग्रुप देख लिए, दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, इस तरह से होता है। इसके बाद सेंटेंस का मेन 3 पार्ट्स होते हैं, काइंड्स। कितने काइंड्स होते हैं? सेंटेंस का मेन रूप से 3 ही काइंड्स होते हैं दोस्तों। सेंटेंस का मुख्य रूप से जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें से पहला हो गया सिंपल सेंटेंस, पहला हुआ सिंपल सेंटेंस, दूसरा हुआ कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना। सेंटेंस को कितने ग्रुप में बांटा गया? तो 3 ग्रुप में बांटा गया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये 3 ग्रुप में सेंटेंस को बांटा जाता है। चलिए, तो यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसमें देखेंगे, आप आगे चलकर क्लॉज भी पढ़ेंगे, तो क्लॉज वाला जो खेल होता है, ये एक्चुअल में ये 2 पार्ट्स, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के इन्हीं दोनों से यह क्लॉज, इन्हीं का कह सकते हैं प्रोडक्ट है, इन्हीं का उत्पाद है, इन्हीं का, आप अपने भाषा में समझे, देहाती भाषा एकदम कहें तो क्या, बच्चा, इन्हीं का बच्चा है, वो प्रोडक्ट है क्लॉज, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके लिए भी थोड़ी हम लोग तैयार तो हो जाएं। क्लॉज भी पढ़ेंगे कब? जब पहले उसके लायक बन जाएंगे तब। ठीक है ना। अभी हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ सिंपल सेंटेंस की। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस को भी कुछ ग्रुप्स में बांटे गए हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को भी कुछ ग्रुप में बांटे गए हैं। वो कौन सा ग्रुप है? तो सिंपल सेंटेंस को जब हम ग्रुप में बांटते हैं दोस्तों, तो वह होता है पहला, सिंपल सेंटेंस को जब फर्स्ट ग्रुप में बांटेंगे तो इसका पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, या फिर इसी को आप डिक्लेरेटिव के नाम से भी पढ़े होंगे, सुनते होंगे, डिक्लेरेटिव। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसी को बोलते हैं। तो जब भी हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसमें इसका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस की जब भी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इसका देखेंगे दोस्तों, तो क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। राहुल हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है ना, राहुल हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस असर्टिव का। तो देखेंगे इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पे राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज सॉल्व्ड देखेंगे तो हैज सॉल्व्ड, ये है जो हैज हो गया, ये एच भी हो गया, सॉल्व्ड एम भी हो गया, और इधर जो बच गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। राहुल हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, इसमें क्या हुआ? राहुल सब्जेक्ट हो गया,
हैज HV हो गया हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व्ड MV हो गया मेन वर्ब, ऑल द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान देना है दोस्तों, सेंटेंस में सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट बांटते हैं, जो कि असर्टिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है वह है निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस को पहला सिंपल सेंटेंस को पहला पार्ट बांटे वह है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा हुआ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा हुआ निगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस HV। अब आपको पता है कि HV के साथ ही हम लोग तुरंत क्या करते हैं, नोट का यूज करते हैं, इसलिए हो गया नोट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नोट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये हमारा निगेटिव का है। अब इसी सेंटेंस को जो लिखा हुआ है इसी को अगर हम बनाने की कोशिश करें निगेटिव, तो क्या बनेगा? राहुल हैज नॉट सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, देखेंगे ध्यान से। चलिए इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया राहुल, हैज HV हो गया, नोट ये तो नोट हुआ है, नेगेटिव के लिए नोट लगा है, सॉल्व्ड MV हो गया, ऑल द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक की बात अच्छे समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए इसके बाद एक और ग्रुप में देखते हैं आगे, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद का पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस को दो ग्रुप में बांटे अभी हम लोग, तीसरा और क्या हो सकता है, तीसरा ग्रुप इसका है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना दोस्तों, तीसरा हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है दोस्तों। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो ये दो तरह का होता है। देखते हैं वो कौन कौन। इंट्रोगेटिव को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, दो ग्रुप में होता है ये। इंट्रोगेटिव भी कितना होता है? दो होता है। एक होता है क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव, एक होता है ओपन इंडेड। तो क्लोज इंडेड का जो क्लोज इंडेड होता है इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस क्वेश्चन मार्क। चलेंगे, तो ये हो गया क्लोज इंडेड। दूसरा होता है ओपन इंडेड। ओपन इंडेड इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है QW, क्वेश्चन वर्ड। QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस HV, क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड क्या होता है। तो क्लोज इंडेड उस सेंटेंस को बोलते हैं, क्लोज इंडेड मतलब ऐसी क्वेश्चन, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका रिप्लाई आंसर यस या नो में आए। क्या है? इसका जो रिप्लाई आता है, रिप्लाई जो आएगा हमारा यस या फिर नो में आता है। किसका?
क्लोज एंडेड का। क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उसका जो रिप्लाई आता है, आंसर आता है हमारे पास यस या नो में। जैसे मैं आपसे पूछूं आपसे जब मैं पूछूं कि हैव यू ईटेन, क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने खाया है, तो आप क्या बोलेंगे? यदि खाए हैं तो यस, नहीं खाए हैं तो नो। इसमें और भी कुछ बोलने की तो आवश्यकता नहीं है। डू यू नो माई नेम, या डू यू नो व्हाट इज माई नेम, डू यू नो व्हाट इज माई नेम, क्या आप जानते हैं मेरा नाम क्या है? तो यहाँ यदि आप जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। तो ये जो है क्या है, ऐसी क्वेश्चन बोलेंगे डू यू नो द नेम ऑफ पीएम, द पीएम ऑफ इंडिया, Do you know the name of PM? Do you know the name of the PM of India? तो क्या आप भारत के प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? तो यदि आप जानते हैं तो यस यस, नहीं जानते हैं तो नो। तो ये जो सेंटेंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ जाए उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्लोज एंडेड। उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस को क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, क्लोज एंडेड सेंटेंस बोलते हैं, क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओपन एंडेड होता है जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं आए, जिस क्वेश्चन का आंसर, इसका रिप्लाई जो है, रिप्लाई या फिर यू कहें आंसर यस और नो, यस और नो में नहीं आए, ठीक है ना? यस और नो में क्या हो, नहीं आए, इसीलिए मैंने इसको काट दिया। यस या और नो में नहीं आए तो हम इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड यानी कि मैं बोलूं कि हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे सिर्फ यस बोल देंगे तो काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे यस या नो में आंसर इस क्वेश्चन का नहीं आने वाला है। हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ पे यस या नो का आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना? पीएम कौन है उनका नाम बताना पड़ेगा। तो उस जगह पे ऐसी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए, बोलकर बताना पड़े, डिटेल थोड़ा सा बोलना पड़े, यस या नो से काम वहां पे नहीं चले, उस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तक तो बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक देखते हैं क्लोज एंडेड एंड एक देखते हैं ओपन एंडेड का। ये देखते हैं सीई का, ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम। तो ये क्या हुआ दोस्तों, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हैं? तो यहां पे जो बात आ रही है क्या होगा, यस या नो। अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो यस, या फिर नहीं जानते हैं तो नो। यही में आप आंसर देने वाले हैं, यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है ना? यस या नो, यदि आप जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंस का आंसर आप जब यस नो में देते हैं तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं वैसे सेंटेंस को? क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड तो इसको देखते हैं, ओपन एंडेड को हम लिख रहे हैं OE शॉर्ट में, ठीक है ना? ओपन एंडेड को हम लोग क्या लिख रहे हैं? OE का होता है ओपन एंडेड का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं क्या व्हाट डू यू नो अबाउट मी, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? तो यहाँ पे यस या नो से काम नहीं चलने वाला है, यस या नो में इसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए यह क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ओपन एंडेड। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो हमें टेंस को समझने के लिए इतना ही सेंटेंस की ज़रूरत था जो दोस्तों जो मैं आपको बता दिया। टेंस समझने से पहले सेंटेंस को यहाँ तक जानना समझना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको ये टेंस पढ़ाने से पहले आपको थोड़ी सी सेंटेंस का एक झलक दिखाया। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ाने लग गए, टाइम एंड टेंस हेडिंग लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम टाइम एंड टेंस लिखा हुआ है और पढ़ा रहे हैं सेंटेंस। ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी सी आपको बेस तैयार कर रहा था ताकि आप जब मैं आपको टेंस आगे पढ़ाऊं तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन आता है टेंस। मैं बात कर रहा हूं आपसे टेंस की। तो टेंस का जब हम लोग डेफिनेशन तैयार करते हैं तो इसको हम लोग एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या इसका डेफिनेशन तैयार करते हैं? टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है ना। टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस हम लोग किसको बोलते हैं? तो टेंस जो होता है वह टाइम ऑफ एक्शन होता है। और यदि इसी एक्शन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसी एक्शन को बताने के लिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक्शन का पता हमें किससे चलता है? वह वर्ब से पता चलता है। और वर्ब को हम लोग बांटते हैं तो इसको फिर जब वर्ब को पढ़ते हैं तो इसे अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। वह होगा V1, V2, V3, नेक्स्ट है V1 प्लस ING एंड V1 प्लस S और ES फॉर्म, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम लोग वर्ब को पढ़ते हैं। V1, V2, V3 और V1 प्लस ING, जिसको आप V4 के भी नाम से जानते हैं। इसी को V1 प्लस ING को इसी को आप V4 के भी नाम से जानते हैं। और वर्ब V1 प्लस S और ES इसी को आप V5 के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात को बताना चाहूँगा। ये जो V1 होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वह हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? यह हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। यह वर्ब का क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। V2 ना तो नो प्लूरल नो सिंगुलर, ये ना ही तो प्लूरल होता है और ना ही सिंगुलर होता है, इसलिए हर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नो प्लूरल नो सिंगुलर कॉमन होता है, कह सकते हैं। V3 भी वही होता है, नो प्लूरल नो सिंगुलर। V4 भी वही, नो प्लूरल नो सिंगुलर, ठीक है ना। इसके बाद V5 जो होता है वह सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो V5 क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। यानी कि वर्ब के जो 5 रूप हैं उसमें से V1 पहला जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, V5 सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है। V2 जो होता है वह पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। V5 जो होता है यह भी प्रेजेंट होता है। V4 भी प्रेजेंट होता है। V3 जो होता है वह पास्ट का ही अंश होता है, पास्ट का ही भाग होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बीते हुए समय को, बीते हुए टाइम को, बीते हुए एक्शन को बताता है। वह समय, वह टाइम, वह एक्शन जो क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, उसे बताने का काम करता है। या फिर इसी को आप नाम दे सकते हैं, पास्ट का न कह के इसको आप परफेक्ट कह सकते हैं, जो कंप्लीट हो चुका, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो यह परफेक्ट फॉर्म में होता है। चलिए, तो ये तो हो गई वर्ब की बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे
चले तो यहाँ पे देख ली क्या कि टाइम ऑफ एक्शन को हम लोग टेंस बोलते हैं, टेंस को टाइम ऑफ एक्शन के रूप में डिफाइन किए। इसके बाद मैंने बताया एक्शन को बताने के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। अब देखेंगे ये टोटल की बातचीत मैं करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इसे हम लोग बांटने का कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंस। और इसे जब हम बांटने की कोशिश करते हैं टाइम को बताने के लिए, टाइम ऑफ एक्शन वगैरह बताने के लिए, तो क्या होता है, इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं बता दूं आपको। टाइम यहां पे देखेंगे दोस्तों, टाइम, ठीक है ना, ये जो है हमारा क्या है, टाइम है। टाइम हमारा 3 तरह का होता है। टाइम हमारा कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ठीक है, टाइम हमारा कितने तरह का होता है, तो टाइम होता है 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वो समय को कहते हैं हम लोग जिस समय को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस समय को अभी आप क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आप यूँ कह सकते हैं जिसे आप अभी जी रहे हैं, जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पास्ट की बात करें तो पास्ट वह समय होता है दोस्तों जो एक्सपीरियंस्ड आपने कर लिया, क्या है, जिसका एक्सपीरियंस्ड, जिसका अनुभव आप कर चुके हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। अब फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर तो बेसिकली फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। फ्यूचर जो है सो क्या है, टेंस नहीं होता। हमारा एक्चुअल में टेंस 2 ही होते हैं, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर नहीं होता है, इसको मैं प्रूफ करूंगा आगे चलकर, मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, ठीक है। इसे समझने लायक पहले मैं आपको बना लूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है क्यों। चलिए अब यहाँ तक की बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, यहाँ बातचीत को मैं आगे जब बढ़ाऊं तो इससे हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं 4 ग्रुप। पहला होता है इंडेफिनिट, ठीक है ना, इंडेफिनिट टेंस मतलब इंडेफिनिट। इसके बाद होता है कंटिन्यूअस, इसके बाद होता है परफेक्ट, इसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक की बात को जल्दी से देखेंगे आप, यहाँ तक की बात को आप अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग परफेक्ट की बात का, इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें हम वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं, वर्ब का V1 फॉर्म यूज किया जाता है, V1 प्लस S और ES वाला फॉर्म यूज किया जाता है, और V2 फॉर्म यूज किया जाता है। किसमें, इंडेफिनिट फॉर्म में। इंडेफिनिट में कौन कौन सा, वर्ब का V1 फॉर्म या V1 के साथ S और ES जो लगा होता है, V1 प्लस S और ES फॉर्म, और एक है V2 फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो कंटिन्यूअस है इसके साथ वर्ब प्लस ING वाला, V1 प्लस ING वाला फॉर्म को यूज करते हैं। परफेक्ट है, इसके साथ हम लोग वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करते हैं। एंड परफेक्ट को परफेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, यूज V3। और देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके साथ हम लोग इसका यूज करते हैं। समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, इसके लिए हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत ग्रामर का एक बहुत ही खूबसूरत वर्ब की ओर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है बी, जिसका नाम है बी। बी को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं, बी को भी 3 ग्रुप में बांटते हैं, V1 V2 V3। प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट परफेक्ट ना। तो इसमें होगा इज, एम, आर। V2 में होता है वाज और
वर, ठीक है। V3 में होता है बीन, V3 में क्या होता है दोस्तों, बीन। तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये वर्ब बहुत ही खूबसूरत है। अब देखेंगे ये जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसको ध्यान देंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए, परफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट के लिए यहाँ से बीन को उधार लेंगे। क्या करेंगे, बीन को उधार लेंगे, लिखेंगे बीन। और कंटिन्यूअस, ये बोल रहा है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ing वाला फॉर्म, जिसको आप कह सकते हैं वर्ब का चौथा रूप, ठीक है ना। बात को समझ रहे होंगे आप। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हमने अभी तक क्या देखा कि टाइम ऑफ एक्शन को हम लोग 4 ग्रुप में बांटे, पूरे को देखेंगे, ये पूरे टोटल को 4 ग्रुप में बांटे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट में हमने बताया कि वर्ब के 3 रूप यूज होते हैं, V1 प्लस एस और एस वाला फॉर्म एंड V2 फॉर्म। कंटिन्यूअस में V1 प्लस ing वाला फॉर्म को यूज किया जाता है। परफेक्ट में V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, चूंकि ये एक्चुअल में ये कोई टेंस नहीं होता, यह टेंस नहीं होता, ये दो टेंस का मिलन होता है, दो टेंस का मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइंड कर सकते हैं ना, दोनों मिलाकर। वह कौन कौन, तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को दोनों को मिलाकर यूज करते हैं। तो परफेक्ट में हमने देखा यहाँ क्या कि V3 फॉर्म यूज करते हैं और कंटिन्यूअस में वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए V3 अब देखेंगे एक ही साथ V3 नहीं लिख सकते ना। जैसे मैं बोलूं गॉन एंड गॉन गोइंग, ऐसे अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल इसका देखेंगे। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल देखिए आप, क्या कि रमेश गोइंग टू पटना, ऐसा कुछ लिखें तो देखेंगे यहाँ पे गोन गोइंग, ये दो गोन गोइंग अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि एक ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक साथ रहे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हम लोगों ने एक क्या किया कि एक वर्ब का बहुत ही खूबसूरत पहलू के चले, बहुत ही वर्ब का एक खूबसूरत सा रूप है जिसका नाम है, नया सा वर्ब, अच्छा सा वर्ब है जो है बी। और इस बी का 3 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 और V4 5 भी। लेकिन हम 3 फॉर्म की बात किए तो V1 फॉर्म में होता है इज MR, V2 होता है वाज और वर, V3 होता है बीन। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए यहाँ से बीन को कैरी कर लिया, उधार ले लिया इससे, और यहाँ से कंटिन्यूअस बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए इसका बीन ले लिए, V3 फॉर्म बीन, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए वर्ब प्लस ing फॉर्म यूज कर दिए। इस तरह से हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनकर रेडी हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक की बात को आप जल्दी से एक नज़र देखेंगे। चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जल्दी से एक नजर आप देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, इसके आगे अब हम लोग देखते हैं टेंस। टेंस को आगे हम लोग
टेंस को क्या है ना कि बेसिकली 3 लेवल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 3 लेवल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेंस को कितने लेवल में समझेंगे, 3 लेवल में। पहला होगा हमारा बेसिक लेवल, पहला हमारा होगा बेसिक लेवल। और बेसिक लेवल में हम लोग बात करेंगे किसी का, बेसिक लेवल में हम बात करेंगे HV और MV का। बेसिक लेवल में हम लोग क्या करेंगे, HV और MV की बात करेंगे, ठीक है। और जब HV और MV की बात करेंगे दोस्तों, तो इसी की बात करने के क्रम में, इसी के बात करने के सिलसिले में हम लोग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे। वह 3 टॉपिक होगा, क्योंकि ये 3 चीज़ आप जब तक बेसिक लेवल समझेंगे नहीं तब तक ये 3 टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। वह है क्वेश्चन टैग, इसके बाद है वॉइस, इसके बाद आपका है नरेशन, है ना। वॉइस, क्वेश्चन टैग और नरेशन। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या। इसके बाद हमारा दूसरा होगा कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस। और तीसरा जो हमारा होगा लेवल, वह होगा शॉर्टकट लेवल, ठीक है। तो हम लोग टेंस को कितने लेवल में पढ़ेंगे, टेंस को 3 लेवल में पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट लेवल हमारा होगा बेसिक लेवल, जिसमें HV और MV की बात करेंगे। उसी के दौरान बात करते हुए हम लोग क्वेश्चन टैग को भी कवर कर लेंगे आगे चलकर, क्योंकि ये HV और MV जब तक समझेंगे नहीं ढंग से तब तक हमारा क्वेश्चन टैग नहीं पकड़ा पाएगा, ना वॉइस पकड़ाएगा ना नरेशन पकड़ाएगा। इसलिए ये टॉपिक बेसिक लेवल हमारा क्लियर होने पे हम इन 3 टॉपिक को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होगा कि 2 टेंस को एक साथ कंपैरिजन करके हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 2 टेंस को एक साथ। इसके बाद शॉर्टकट, हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम टेंस को 3 लेवल में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, वह है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स, बेसिक। वीडियो को स्किप एकदम नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं आप तक देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस लगातार वीडियो के साथ बने रहेंगे अंत तक, ठीक है ना। चलिए तो हमारा जो अगला टॉपिक हुआ वह क्या है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बातचीत के दौरान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसे भी 2 ग्रुप में बांटेंगे हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करेंगे, 2 ग्रुप में बांटेंगे। देखेंगे इधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग 2 ग्रुप में बांटते हैं। वह है 2 ग्रुप, कौन सा, एक हुआ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जब बात करते हैं तो इसमें भी 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरा हो जाता है
प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की जब भी बात करें तो इसमें जो हमारा वर्ब होता है वह V1 प्लस एस और ES फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या करते हैं, V1 का वर्ब प्लस एस और V1 प्लस एस और ES फॉर्म यूज करते हैं, और प्लूरल में सिर्फ V1 यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ES लगाकर यूज करते हैं। इसका दूसरा ग्रुप हमारा होगा वह है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, दोनों साथ साथ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें जो हमारा है वह क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ भी दो ग्रुप में बटेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ भी हमारा जो है सो सब्जेक्ट दो ग्रुप में बटेंगे, वह होगा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो अब यहां देखेंगे दोस्तों, ये पे नेगेटिव में आने से यहाँ पे आने के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत वर्ब की ओर आगे चलना होगा जिसके बारे में हम लोग समझ सकेंगे, ठीक है ना। उस वर्ब को देखते हैं। यहाँ पे अब चूंकि आपको पता है कि आप जब भी नोट लगाते हैं तो नोट हमेशा HV के साथ लगता है, HV के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। HV के साथ ही नोट का प्रयोग किया जाता है, और हमारा इस सेंटेंस में कहीं पे HV है ही नहीं। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं पे हमारा HV है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, HV को हमें बनाना पड़ता है, कहीं से उधार लेना पड़ता है। उसके लिए बहुत ही खूबसूरत वर्ब की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, वह हमारा वर्ब है डू। क्या है, वह हमारा वर्ब है, बहुत ही खूबसूरत वर्ब है डू, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उधार लेते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। इसका V1 फॉर्म होता है V1, V2, V3। तो V1 होता है डू, डिड, डन। डू, डिड, डन, ये होता है ना। ये वर्ब डू एक ऐसा खूबसूरत सा वर्ब है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डू, डिड, डन है। इसी तरह डूइंग, डज होता है, तो हम लोग इसी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये V1 फॉर्म को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है ना। चलेंगे, देखते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं वह है कैसे। देखेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे डू को, और हम इसके बाद फिर नोट का प्रयोग करेंगे। वह हमारा होगा सिंगुलर रहेगा तो डू प्लस V1 फॉर्म, सॉरी, डू प्लस एस और ES वाला रूप। क्योंकि आप अभी देखें क्या, क्योंकि आपने देखा क्या कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो V1 के साथ S और ES आता ही आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डू जो है सो V1 है, तो इसके साथ S और ES आएगा कब, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब। तो होगा डज प्लस नोट, और यदि ये प्लूरल रहे तो सिर्फ होगा डू प्लस नोट, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको। या फिर ये तो हो गया ऐसे नोट के साथ, लेकिन हम यहाँ पे नोट की बात न करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे डज प्लस V1, क्योंकि इसके बाद फिर हम जब एक ही सेंटेंस में एक बार एस और ES का फॉर्म यूज कर देते हैं तो दोबारा फिर से एस और ES लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए डज का साथ आगे V1 यूज करेंगे और यहाँ डू के साथ V1 यूज करेंगे। ये तो हमारा हुआ, इस तरह से स्ट्रक्चर को आगे आप देखेंगे। इसके बाद छोटी सी एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जल्दी से करेंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं देख के, इसके बाद हमें ये बहुत ही अच्छी से समझ में आएगा बात वो कैसे। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखूं
इसी का एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा समझेंगे। ही राइट अ लेटर, ही राइट अ लेटर। अब इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे, ही को जब हम बनाते हैं तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ हमारा कौन सा वर्ब यूज होगा, वर्ब का V1 प्लस एस और एस वाला रूप। तो ही राइट को क्या बनाएंगे, राइट्स, ये V1 हो गया, इसी में एस जोड़ देते हैं, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, यदि मैं ही को बदल दूं दे में तो क्या होगा, तो ये प्लूरल बन गया, तो हमारा यह वर्ब भी बदल जाएगा, V1 फॉर्म होगा ही दे राइट अ लेटर। बात समझ में आ रही है। इसके बाद यदि इसका मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो क्या होगा, तो ही आपको अभी मैं बताया था तुरंत डू और डज वाला बात, तो क्या करेंगे, यहां पे लेंगे V1 प्लस एस और एस फॉर्म, डू का डू हो गया V1 और उसके साथ एस और एस वाला फॉर्म, तो ये साइड के दे, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसी का इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या होगा, अब देखेंगे दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। यदि मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, एक होता है क्लोज इंडेड, देखेंगे क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव बनाए तो होगा डू, डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। और इसी को यदि ओपन एंडेड बनाऊं तो क्या होगा, व्हाट डज ही राइट अ लेटर, व्हाट डज ही राइट अ लेटर, ये होगा ना। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, यदि आप ध्यान दिए होंगे देंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखा हूँ जो आपको लगेगा कि ये रॉन्ग है ना। वो क्या है, लास्ट में देखेंगे यहाँ पे व्हाट और यहाँ पे देखेंगे अ लेटर, इसमें क्या है, व्हाट डज ही राइट अ लेटर। यदि मैं आपसे बोलूँ राहुल, यदि मैं आपसे बोलूँ रमेश, या कुछ भी नाम ले सकता हूँ, यदि मैं आपसे बोलूँ मोहन व्हाट इज योर नेम, मोहन व्हाट इज योर नेम, तो आप कहोगे ये क्या नॉनसेंस वाली बात कर रहे हैं सर आप, एक आंसर भी आप खुद ही दे रहे हो और क्वेश्चन भी आप खुद ही कर रहे हो। क्या, मोहन व्हाट इज योर नेम, यानी कि उसका नाम भी बता रहा हूँ मैं मोहन, और पूछ भी रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये क्या हुई, ऐसे ही बात को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही बात को इंग्लिश में एक शब्द दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड दिया गया है, इसके लिए यूज किया गया है, जिसका हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लूस, सुपरफ्लूस। ठीक है ना, ऐसे ही बात को सुपरफ्लूस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है क्या, सुपरफ्लूस का हिंदी क्या होता है, मीनिंग, सॉरी उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है, बहुत ही अच्छा सा मीनिंग है उसका, क्या है वो, तो वह है यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर वर्ड्स। ठीक है ना, ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सुपरफ्लूस, और सुपरफ्लूस का हिंदी मतलब मीनिंग होता है दोस्तों यूज ऑफ, क्या, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, यानी कि जितना आवश्यकता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना सुपरफ्लूस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। जैसे आप बोलेंगे कि आवश्यकता से अधिक क्या हुई, तो व्हाट डज ही राइट, यहीं तक की बात करना चाहिए था, वह क्या लिखता है, आगे मैं खुद भी आंसर दे रहा हूँ, व्हाट डज ही राइट अ लेटर, वह क्या एक पत्र लिखता है, ऐसा कुछ गलत है। तो ये क्या है ना कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग सुपरफ्लूस कहते हैं, इसलिए ये क्या हो गया,
एक बेहुदगी वाली बात है, बेतुक की बात है, इसलिए यह रॉन्ग होगा। इससे हम लोग सुपरफ्लूस के नाम से जाने हैं। चलिए आप इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको, ये सुपरफ्लूस है दोस्तों, तो सुपरफ्लूस का सिनोनिम होता है, सुपरफ्लूस का सिनोनिम्स होता है क्या, इसका सिनोनिम्स होते हैं वर्बस, एक होता है सिनोनिम जो इसको कहते हैं हम लोग क्या, वर्बस, चलेंगे। चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्बस, और होता है रिडंडेंट, रिडंडेंट, दूसरा होता है क्या, रिडंडेंट, और इसका एंटोनिम होता है दोस्तों, ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको एंटोनिम। एंटोनिम्स होता है इसका ब्रीफ, प्रिसिज, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होता है ब्रीफ और प्रिसाइज, एंड कंसाइंस भी बोल सकते हैं, कंसाइज। चलिए तो इस तरह से यह क्या हो गया, इसका हिंदी होता है, इधर मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, इसका हिंदी होता है संक्षिप्त, इसका हिंदी होता है संक्षिप्त, और इसका होता है सुपरफ्लूस बनता है दोस्तों, कैसे, तो सुपरफ्लूस बनता है सुपर प्लस फ्लूस से, ठीक है ना। और सुपर का मतलब होता है क्या, सुपर का मतलब होता है बियॉन्ड, सुपर का मतलब होता है बियॉन्ड, और फ्लस का मतलब होता है फ्लो, बियॉन्ड प्लस फ्लो। सुपरफ्लूस हिंदी में इसको कहेंगे बहुल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसका, बहुल, ठीक है। सुपरफ्लूस का हिंदी होता है बहुल, और इसका जो एंटोनिम्स हैं ब्रीफ, प्रिसाइज, कंसाइज, इसका हिंदी होता है संक्षिप्त, ठीक है ना। तो इन सब का वर्बस, रिडंडेंट, इन सब का हिंदी मीनिंग होगा बहुल मतलब बहुत, और ऐसे इसका तोड़ के देखें तो सुपर प्लस फ्लूस बना हुआ है सुपरफ्लूस, ठीक है, दो वर्ड से। सुपर का मतलब होता है बियॉन्ड मतलब लिमिट से बाहर, एक्स्ट्रा हो जाना, अतिरिक्त हो जाना, और फ्लो मतलब बहना, यानी कि अपने लिमिट से बाहर बहना, अपने हद को पार कर जाना, ठीक है ना, उसे हम लोग सुपरफ्लूस कहते हैं। यहाँ तक की बात को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं, थोड़ी सी बात और आगे करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए मैं इस बात को यहीं पे रोकता हूँ, फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में इससे आगे। तब तक आप इसको अच्छे से घर पे 2-4 बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कंसेप्ट आपको दिए हैं दोस्तों, ठीक है। वीवीआई कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने शुरुआत किया है आज। आप लगातार बने रहेंगे, हमारे चैनल को देखते रहेंगे, जिस
और आप अपना लाभ उठाते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखेंगे। और इसके पहले मैंने कुछ एक टॉपिक डाला है आर्टिकल्स, उसका 12 पार्ट है। उस टोटल 12 वीडियोज को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना किसी भी तरह का एग्जाम में। आज मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।